भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह हम इससे पहले बात कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में दो बातें होती हैं। नंबर वन कि वो क्वांटिटीज मेजरेबल होना चाहिए और उस क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब भी कर सकें। फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट तमाम क्वांटिटीज को हम जो पढ़ते हैं वो डिस्क्राइब भी होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। अगर हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं तो लाइट की स्पीड को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और इस लाइट की स्पीड को हम मेजर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये जितने भी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर से, ये डिस्क्राइब भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ मेजर भी हो सकते हैं। तो इस बुनियाद पे और वो मिकदार और वो क्वांटिटी जिसको हम डिस्क्राइब भी कर सके और साथ ही साथ हम इसको मेजर भी कर सकें। मेन जरूरी चीज जो है वो मेजरमेंट है। जो मेजर हो सके उसे हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो नहीं हो सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कह सकते। ऐसे उस फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हुए आगे हम जाएंगे। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। है शॉर्ट टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा हम इसको इस हिस्ट्री के हवाले से देखेंगे और थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि रिसेंटली क्या जरूरत पेश हुआ इस टॉपिक की, या फिर जरूरत क्यों है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जरूरत क्यों है। हम जब स्टार्ट लेंगे तो सबसे पहले हमें यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा। जब यूनिट हमें समझ आएगा तो फिर इसके बाद हम आगे जा सकते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज यूनिट? जी, स्टैंडर्ड which is used to measure the physical quantity। बहुत हद तक सही, बिल्कुल सही बोल सर, जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। हाँ, और कोई बता सकते हैं? जी, मैं थोड़ा सा और आसान बनाता हूँ। सही, एक आसान एग्जांपल हम लेते हैं। डेली लाइफ के अंदर हम जो एग्जांपल लेते हैं उसी की हम बात करेंगे। सही, आप चाय बनाते हो तो चाय बनाने के लिए आप क्या करना है? पानी है, दूध है, उसको मिक्स करना, इसके साथ आप क्या करते हो? पत्ते वगैरह डालते हैं, चीनी डालते हो। अब आपने चीनी कितने मिकदार में डालना है वो क्या है, नामालूम। चीनी की मिकदार क्या है, नामालूम है कि भाई हमें कितना चीनी इसमें डालना है। बात समझ आ? इस नामालूम मिकदार के लिए आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाया, स्टैंडर्ड मिकदार आपने बनाया, शुगर एक नामालूम मिकदार है, उस नामालूम मिकदार के लिए आपने खुद एक स्टैंडर्ड बनाया। बास घरों में बड़ा कप होता है, बास घरों में लोटा होता है, वगैरह वगैरह। इसी ओके? तो वो जो आपने कप डिसाइड किया कि भाई इस चाय के लिए मुझे इतना कप चीनी डालना चाहिए, तो ये जो कप आपने डिसाइड किया, ये कप आपके लिए क्या बन गया, यूनिट बन गया। समझ आ? किसी भी नामालूम मिकदार को, मतलब नामालूम मिकदार के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप बनाते हैं, स्टैंडर्ड मिकदार आप बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड मिकदार को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मैं एक मरतबा पढ़ूंगा, फिर आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है। किसी भी नामालूम मिकदार को मालूम करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम रखते हैं, उस स्टैंडर्ड मिकदार क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। रिपीट, कोई बताए आप में से? जी, किसी भी नामालूम मिकदार के लिए जो स्टैंडर्ड आप बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इज इट ओके? तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड उर्दू में इसको कहते हैं मयारी मिकदार। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, मयारी। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस लिए यूज होता है, यूज्ड टू measure the unknown quantities, फिजिकल क्वांटिटी, unknown quantities, unknown मिकदारों को मालूम करने के लिए जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, unknown quantities, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इसका यूनिट। चलो टॉपिक का एक हिस्सा तो समझ आ गया कि भाई हमारा जो टारगेट है यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स कई तरह के हैं। अगर हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखें
तो हम यूनिट मास की यूनिट के लिए कई यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, सही, ग्राम यूज करते हैं, टन यूज करते हैं। इससे थोड़ा सा लोकल पे आ जाए। लोकल पे क्या यूज होता है? यस, शेर, लफ्ज शेर यूज करते हैं, नहीं करते? लोकल। थोड़ा सा और लोकल पे आ जाए, दड़ी यूज होता है, होता है, नहीं होता है? ये सारे यूनिट्स है। ये क्या चीज है? यूनिट्स है। इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स मौजूद हैं, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, किलोमीटर, माइल वगैरह वगैरह। इज इट ओके? Yes. तो आ जाते हैं तारीख में यूनिट्स कितने किस्म के हैं। 1960 से पहले, 1960 से पहले दुनिया में 3 किस्म का यूनिट चल रहा था। 1960 से पहले दुनिया के अंदर 3 किस्म के यूनिट चल रहा था। हर कंट्री अपनी मर्जी से चला रहा था। वो 3 यूनिट्स कौन से थे? नंबर 1 CGS, नंबर 2 FPS, नंबर 3 which is the advanced version MKS। MKS का जो एडवांस वर्जन है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बात समझ रहे? 1960 से पहले यूनिट्स 3 किस्म के थे ज्यादा करीब, सही? जो यूज हो रहे थे वो कितने थे? 3। CGS, यहाँ पे C का मतलब है सेंटीमीटर, G से मतलब है ग्राम और S से मतलब है सेकंड। अगर आप इस सिस्टम को यूज करते हो तो आपने लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर करना है, आपने मास को हमेशा ग्राम में मेजर करना है और आपने टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करना है। समझ आ रहा है? इसी तरह एक और सिस्टम इसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा था। वो सिस्टम क्या था? FPS। F से मतलब है फुट, लेंथ इन फुट, सही, मास इन पाउंड और टाइम इन सेकंड। अभी भी लोकली आप यूज कर सकते हो लेकिन साइंटिफिकली आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड। बात समझ रहे हो? ये 3 किस्म के यूनिट्स चल रहे हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? हर कंट्री अपने मर्जी से चला रहा था, हर कंट्री अपने मर्जी से चला रहा था। कुछ ऐसे थे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान लेट्स सपोज CGS सिस्टम यूज करता है, इंडिया FPS सिस्टम यूज करता है, कोई और कंट्री है वो भी CGS करता है, यूज करता है, कोई और MKS यूज करता है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? अब इस यूनिट्स के, इस सिस्टम का नुकसान क्या है? नुकसान अभी जरा सुनो। फर्स्ट करें, मैंने मेजरमेंट किया है, मैंने कुछ मेजरमेंट किया है, समझ आ रहा है? और मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ किस चीज के अंदर? CGS सिस्टम के अंदर मैं कर रहा हूँ मेजरमेंट। मैं अपने मेजरमेंट को चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये जो मेजरमेंट मैंने किया है क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं। एवरीबॉडी शुड गिव अटेंशन हियर। हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मैं 1960 के पहले की बात कर रहा हूँ, 1960 से पहले की बात हो रही है। फर्स्ट करें, मैं एक मेजरमेंट कर रहा हूँ और उस मेजरमेंट के लिए मैंने क्या यूज किया है? CGS सिस्टम यूज किया है। मेरे एक कुलीग है जो बाहर कंट्री में है, सही, अब उस कंट्री के अंदर CGS के बजाय क्या यूज हो रहा है? FPS सिस्टम यूज हो रहा है। मैंने जो काम किया है, मेजरमेंट किया है, मैं अपना मेजरमेंट इसके साथ शेयर कर दूंगा कि भाई आप इसको देख लें, क्या इस मेजरमेंट के अंदर कोई मसला तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो पता है क्योंकि उस कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, FPS सिस्टम चल रहा है, वो डायरेक्ट मेरे पेपर वापस सेंड कर देगा कि भाई हमें समझ नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर FPS सिस्टम चल रहा है। आप ऐसा करें कि इसको कन्वर्ट कर दो FPS सिस्टम में, फिर वापस सेंड करो, तो वो पेपर वापस मेरे पास आएगा, मैं दोबारा इसके ऊपर काम करूंगा और इसको कन्वर्ट कर दूंगा वापस FPS सिस्टम में। पहले मैं FPS सिस्टम को सीखूंगा कि भाई ये कन्वर्जन किस तरह होती है। वो कन्वर्जन सीखा, कन्वर्जन सीखने के बाद जितना भी कैलकुलेशन मैंने किया है उसको अभी मैं कन्वर्ट कर दूंगा FPS सिस्टम।
अब मैंने इसको सेंड कर दिया कि भाई अभी देखो, उसने खुद कंफर्म कर दिया कि भाई आप तकसीयात मेरे लिहाज से सही हो, लेकिन मैं फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए किसी और दोस्त को सेंड कर दिया। से उसने किसी और दोस्त को सेंड कर दिया मेरा जो मेजरमेंट था, जो कैलकुलेशन था, लेकिन उस कंट्री में चल क्या रहा है, MKS सिस्टम चल रहा है। अब वो पहले जब देखता है पेपर को, रिसर्च जो वर्क मैंने किया, तो वो सेंड कर देगा इसी बंदे को जिसको मैंने पहले सेंड किया कि भाई ये आप वापस कन्वर्ट कर दो MKS। तो वो जो बंदा है वो मुझे वापस सेंड कर देगा कि भाई आप अभी ऐसा करो, MKS में भी इसको कन्वर्ट कर दो। तो अब मेरे डबल मेहनत करना पड़ेगा। पहले मैंने FPS में कन्वर्ट किया था, अब मुझे MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। से फिर मैंने MKS सिस्टम समझा कि भाई MKS सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होती है, CGS से MKS में कन्वर्जन क्या होती है, वो मैंने सीख। इसके बाद मैंने वापस सेंड कर दिया, जो बंदा जर्मनी में है उसको मैंने सेंड कर दिया, जर्मनी वाले ने उसको सेंड कर दिया अमेरिका से। अब अमेरिका में जो बंदा है उसने पढ़ लिया कि भाई सही है, लेकिन साबित क्या हो रहा है, साबित क्या चीज हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि भाई आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट सेंटीमीटर में साबित करना है, फुट में साबित करना है या मीटर में साबित करना है, वो अभी तक कंफर्म नहीं। ये जो मेजरमेंट आपने किया है ये किस सिस्टम के अंदर से ही चल रहा है, वो अभी तक कंफर्म नहीं। तो यहाँ से साइंटिस्ट को भी ये चीज समझना था कि भाई कुछ मसला आ रहा है, हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम राइज करना होगा। जिस तरह दुनिया में लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश, जो तो पूरी दुनिया में इसको बोला जाता है और समझा जाता है। इसी तरह साइंटिस्ट ने भी ये सोचा कि भाई एक ऐसा सिस्टम लाना है मेजरमेंट के लिए जो पूरी दुनिया इसको समझ भी सके और इसको यूज भी कर सके, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है ये इससे साइंस तरक्की नहीं कर सकता है, इससे साइंस तरक्की नहीं करेगा। नंबर 1, साइंस की जो इल्म है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, इसकी वजह से साइंस की जो इल्म है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार पेपर इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, तो वो प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। नंबर 2, इस सिस्टम के यूज होने से, यानी तीनों का एक साथ यूज होने से कंसिस्टेंसी पैदा नहीं हो रहा, तसल्सल पैदा नहीं हो रहा, फील्ड के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं था, कोई चीज कंफर्म नहीं था कि भाई क्या मालूम हो रहा है क्या मालूम नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? और साइंस की फील्ड को समझना एक मुश्किल काम बन रहा है, साइंस की फील्ड को समझना एक मुश्किल काम बन रहा है। फिर 1960 में फ्रांस के कैपिटल सिटी जिसका नाम है पेरिस में फिर एक मीटिंग बुलाई थी पूरे साइंटिस्ट का, उस दौर के जितने भी साइंटिस्ट थे उसका एक मीटिंग बुलाया कि आप सब आ जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये तीनों सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, तो इन तीनों सिस्टम का एक साथ चलने से साइंस आगे तरक्की नहीं कर सकता है, तो क्या करना पड़ेगा। एक मीटिंग बुलाई 1960 में, उस मीटिंग का मकसद ये था कि आज के बाद एक ही सिस्टम लाना है, जिस तरह दुनिया में एक ही लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसी तरह पूरी दुनिया में यूनिट्स के लिए भी एक ही सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है मेजरमेंट्स के लिए जो पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो डेफिनेशन अभी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो मैंने बातें किया ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री का। अब इंट्रोडक्शन डेफिनेशन जरा समझो। एक ऐसा निजाम यूनिट्स के लिए जो पूरी दुनिया में क्या हो सके, एक्सेप्ट हो सके, तस्लीम हो सके, ऐसे निजाम को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसको मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ ताकि फिर याद करने में आसान हो जाए। डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल सिस्टम। किसके लिए एक्सेप्टेबल सिस्टम है, फॉर यूनिट्स। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डेफिनेशन समझ आ रहा है। पूरी दुनिया में यूनिट्स के लिए एक ऐसा निजाम जो
चाहे आप पाकिस्तान में हो, आपने इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना है जब आप साइंस को स्टडी करो। चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, जब आप साइंस को स्टडी करोगे तो साइंस को स्टडी करने के लिए आपने इस सिस्टम को फॉलो करना है। आज यानी 1960 के इस मीटिंग के बाद ये तमाम सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। ये तमाम के तमाम सिस्टम जो है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। समझ आए इसका मतलब, क्लियर हो रहा है? अब आप जो है ना सीजीएस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ना एफपीएस सिस्टम को यूज कर सकते हो, ना एमकेएस सिस्टम को यूज कर सकते हो। अब आप मेजरमेंट जब भी करोगे तो आपने क्या करना है, एसआई यूनिट सिस्टम यूज करना है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला मैं दे रहा हूं। अगर आपके पास लेंथ के लिए मैं सिर्फ कन्वर्जन का फार्मूला दे रहा हूं। लेंथ हमारे पास अगर सबसे बड़ी लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा है मीटर, मीटर से छोटा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा है मिलीमीटर। ये फार्मूला मैं दे रहा हूं, इस फार्मूले को अभी से याद करो, बार बार आगे मुस्तकबिल में आपने यूज करना है। से अब यहाँ पे आ जाओ, किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट है। अगर आप किलोमीटर से मीटर की तरफ आ रहे, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। सही, किलोमीटर से मीटर की तरफ आ रहे तो आप मल्टीप्लाई कर दो किस चीज के साथ, हजार के साथ। अगर आपके पास 1 किलोमीटर है, उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर में, तो 1 को ज़रब दे दो 1000 के साथ, आपको क्या मिल जाएगा, 1000 मीटर मिल जाएगा। अगर 2 किलोमीटर है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, 2000 आपको क्या मिलेगा, मीटर। इसी तरह मीटर को अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो क्या कर देना होगा, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। और अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देना है मिलीमीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ। समझ रहे हैं? बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर छोटे से बड़े की तरफ आ रहे तो क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1000। हमारा जो एसआई यूनिट सिस्टम है वो है मीटर। लेंथ में एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर में दिया था वैल्यू, या मिलीमीटर में दिया था, या किलोमीटर में दिया था, तो आप इस फार्मूले को यूज करो। किलोमीटर में दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, मीटर मिल जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है तो क्या करना है, डिवाइड कर दो 100 के साथ, आप क्या मिल जाएगा, मीटर मिल जाएगा। इज इट ओके? कोई परेशानी तो नहीं? ये सिस्टम कब राइज हुआ? हाँ, कहाँ पे राइज हुआ? पेरिस में। सही, मकसद क्या? हाँ, पूरी दुनिया को एक ऐसा सिस्टम देना है जो पूरी दुनिया इसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। और इस यूनिट का कुछ, इस सिस्टम के कुछ फायदे थे, मकसद थे। नंबर 1, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक खास डेफिनेशन देना है, उसकी यूनिट्स को खास डेफिनेशन देना है और एक खास सिंबल देना है। समझ आ रहे हैं नहीं? तो ये पहला मकसद है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को एक खास यूनिट देना और उन यूनिट्स को डिफाइन करना, यूनिट्स को डिफाइन करना, पहला मकसद। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं कि भाई इसके फायदे कब हुआ था ये मीटिंग। सही, ये मीटिंग कब हुआ था? इन 1960। कहाँ पे? इन पेरिस। पेरिस के अंदर, यानी फ्रांस का जो दारुल-हुकूमत है, a committee was held, एक कमेटी मुनक्किद हुआ था। सही, किसके लिए? For measures and weights, for measures and weights। सही? सर, जो आपने किलोमीटर के साथ डिवाइड किया, 100 है या 1000 बात समझ रहे हो नहीं? 1960 में पेरिस में एक कमेटी मुनक्किद हुआ, किसके लिए? मेजर्स और वेट्स के लिए। कमेटी का मकसद क्या था, आप लिखो। द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग
The purpose of this meeting, इस मीटिंग का मकसद क्या था? Was to give the standard unit, क्या चीज देना था? स्टैंडर्ड यूनिट देना था। किस चीज को? स्टैंडर्ड यूनिट टू फिजिकल क्वांटिटीज, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्टैंडर्ड टू फिजिकल क्वांटिटीज। सही? इसका मकसद ये था कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको एक खास स्टैंडर्ड यूनिट देना है और इन यूनिट्स को डिफाइन भी करना है। मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, इसको डिफाइन भी करना है। क्या समझ नहीं? हाँ, ऐसा यूनिट सिस्टम कहते हैं। ये जो नया सिस्टम आया है उसको कहते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम। अभी मैं अभी आ रहा हूँ इसी तरफ आ रहा हूँ। पहले इंट्रोडक्शन है, यहाँ तक समझ आ रही बातें? इस सिस्टम के आने से क्या फायदे आपको मिले, जरा ये बात सुनो। हाँ, कारोबार मतलब कौन सा कारोबार? साइंटिफिक नॉलेज आसानी से एक्सपेंड हो सके। एक मिनट मैं लिखो, फिर इसके बाद क्या ना पिक्चर बाद में बनाओ, बाद में बनाओ पिक्चर, यार क्या परेशान। ये मैं तो फोटो पॉइंट लिखता हूँ। इसका मकसद ये था कि साइंस के फील्ड आसानी से फैल जाए, साइंस के फील्ड आसानी से फैल जाए, आसानी से समझ आ जाए और इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी पैदा हो सके, एक अच्छा सा तसल्सल यूनिफॉर्मिटी पैदा हो सके, ताकि जो बुक आज यहाँ पे पढ़ रहे हो यही बुक आपको अमेरिका में भी समझना आसान हो जाए। समझ आ रहा है क्या? कंसिस्टेंसी पैदा हो, तमाम पूरी वर्ल्ड के लिए क्या हो जाए, एक ऐसा सिस्टम जो सब इसको यूज कर सके। तो इसके जो फायदे हैं वो कौन कौन से फायदे? साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस के फील्ड में क्या लाया इसने? तसल्सल और यूनिफॉर्मिटी लाया। सही है क्या? इस सिस्टम की वजह से कैलकुलेशन को समझना आसान हो गया। सही? Due to this system, समझ आ रहे हैं? ये यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है, फिर इसके टाइप से हम जा रहे हैं। एक मरतबा शुरू से, क्योंकि ये बातें जब दरमियान में आया तो थोड़ा सा शायद सेट पे चले गए। शुरू से मैं टू द पॉइंट जा रहा हूँ। नंबर 1, यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसकी मदद से नामालूम मिकदार को हम मेजर करते हैं। यूनिट क्या है? एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम नामालूम मिकदार को मेजर करते हैं। सही? नंबर 1, 1960 में एक कमेटी बुलाई थी पेरिस के अंदर। उस कमेटी का मकसद ये था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको खास यूनिट्स देना होगा। समझ आ रहा है यार? ये जो सिस्टम राइज हुआ है 1960 में, इस सिस्टम के आने से क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो साइंस का सब्जेक्ट था, साइंस की जो फील्ड था, वो अब एक के लिए समझना आसान हो गया। और इसके अलावा साइंस की फील्ड के अंदर एक तसल्सल पैदा हो गया, आसानी से समझना, आसानी से एक्सपेंड हो रहा। इज इट ओके? ये एक ऐसा निज़ाम है जो पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया जाता है। जब आप साइंस को स्टडी करते हो तो आपके लिए सिर्फ ये ऑप्शन है। साइंस से मतलब क्या है? फिजिक्स की खासकर हम बात करते हैं। जब भी फिजिक्स के अंदर आपने मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट आपने क्या करना है? इसी सिस्टम के अंदर करना है। आज से बस माइंड में ये रखना है कि जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल अगर हमें किसी और सिस्टम के अंदर दिया हो तो उस सिस्टम को कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर? ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। समझ आ रहा है? तो ऐसा यूनिट जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल सिस्टम है फॉर द यूनिट्स। इज इट ओके? नोट करना है, अब इसको नोट कर लेता। नंबर 1, बेस यूनिट। सही? अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप लोगों ने देखा था कल कि यहाँ पे सीरियल नंबर में लिखता हूं। इन बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स। डेफिनेशन
बहुत आसान है। Yes. The units of base quantities are called base units. आप full definition लिख सकते हो, क्या है definition? The units of base quantities are called base units. Base quantities के जो units थे उन्हें क्या कहते हैं? Base units. Yes, base quantities are called base units. आप खुद इसको लिख सकते हो, definition मुश्किल नहीं। Length हमारे पास base quantity है। इस सिस्टम ने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें जो यूनिट दिया है लेंथ के लिए, वो है हमारे पास क्या? मीटर। अब आपने सिर्फ लेंथ को मेजर करना है मीटर के अंदर, सेंटीमीटर, फुट वगैरह रिजेक्ट हो। सही? ये यूनिट, इस यूनिट को सिंबल क्या देंगे? स्मॉल एम से करेंगे। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास किलोग्राम, आप इसको जाहिर करेंगे केजी से, टाइम को सेकंड के साथ और इसको स्मॉल एस। बात हम लिखते हैं SEC, नहीं लिखना चाहिए, आगे हम रूल पढ़ेंगे। तो जो सैंपल्स हमें ये सिस्टम ने दिया है इसी को फॉलो करो। सिस्टम ने हमें सैंपल दिया है कि भाई मीटर को सिर्फ M से देखो, किलोग्राम को सिर्फ केजी से लिखो, सेकंड को सिर्फ एस से लिखो। इसी तरह टेम्परेचर का जो एस है यूनिट है वो है केल्विन। हालांकि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स है, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड। बुक में आपके पास एक टेबल है, उस टेबल को फॉलो करो। पेज नंबर 10 पे जाए, ये टेबल आपके पास मौजूद है। इस टेबल के अंदर आपको दे रहा है यूनिट नजर आ रहे हैं। जैसे कि फोर्स है, फोर्स का डिराइव यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन किस चीज से बना है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वर्क और एनर्जी का यूनिट है जूल, जो किस चीज से बना है? न्यूटन मीटर से, और ये किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस टेबल को फॉलो कर 2-3 इसमें से एग्जांपल आप लिखें। सही? कल इंशाल्लाह फिर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है समझ आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।